हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए सी टेट 2023 के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला के साथ आए हैं। ठीक है, तो देखिए, आज हम सभी लोग मिलकर के 30 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। जो लोग अभी तक हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए, वो लोग कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिकता से, शिक्षा से, संस्कृति से, सामाजिक नीतियों से। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे बाल विकास का क्षेत्र होता है वो इन चारों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? ओके फ्रेंड्स, बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है? पहला है व्यवस्थित रूप से होता है, परंतु स्वाभाविक रूप से वैयक्तिक होता है। ठीक है। अगला है अव्यवस्थित रूप में। देखिए, अव्यवस्थित रूप में नहीं होता बल्कि आपका व्यवस्थित रूप में होता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो अगला देखिए, पूरे विश्व में सभी बच्चे एक समान दर से होते हैं, ये भी गलत है। देखिए, पूरे विश्व में बच्चे एक समान दर से नहीं होते। ठीक है, उन सभी बच्चों में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती है। चौथा है आपका केवल विद्यालयीकरण के परिणाम से होता है। देखिए, यहाँ पर केवल आ गया विद्यालयीकरण, ये तो पहले ही आपका गलत हो जाए, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि जहाँ पे केवल आ जाए वो आपका निगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वन। आइए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों में समाजीकरण का प्राथमिक कारक, ठीक है, या फिर संस्था डैश है, और द्वितीय कारक संस्था है डैश। बीच में रिक्त स्थान है, यहाँ पे आपको भरना है। पहला है आपका परिवार पुस्तकालय, दूसरा है अभिभावकों का कार्यस्थल आसपास, तीसरा है संचार माध्यम, परिवार, कानून, और क्या है, धार्मिक संगठन। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिवार और पुस्तकालय। देखिए फ्रेंड, जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक होता है वो आपका परिवार होता है, और जो द्वितीयक होता है वो संस्था होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप की समझ बना लेते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है आपका कि जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है, जो अधिकांश बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से अपनी समझ बना लेते हैं। पहला है आपका संवेदी गत्यात्मक, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है आपका मूर्त संक्रियात्मक, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक। तो देखिए फ्रेंड, जो बच्चे होते हैं वो बीते हुए घटनाओं के बारे में, ठीक है, अपनी वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से जो समझ बना लेते हैं वो आपका कौन-सा ऑप्शन हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक। ओके फ्रेंड्स, तो आपका राइट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। सॉरी। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निमित्तियों को किस रूप में जाना जाता है? ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको बताना है जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, देखिए, जहाँ पर आपका चिंतन से संबंधित जीन पियाजे का आ जाए वहां पे आप लोग सीधे स्कीमा पे आंसर लगा दीजिएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार रिक्त स्थान विकास को रिक्त स्थान आकार देते हैं। पहला है आपका सामाजिक आनुवंशिक कारक, दूसरा है संज्ञानात्मक संस्कृति, तीसरा है भावात्मक प्राकृतिक कारक, चौथा है आपका शारीरिक संवेग। तो देखिए फ्रेंड, जो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार है वो क्या कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक संस्कृति। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। ओके फ्रेंड्स, आपका राइट ऑप्शन 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया के किसकी भूमिका पर बल दिया है? ठीक है, जो आपके लेव वाइगोत्स्की हैं, ये हमने पहले से ही बताया है फ्रेंड्स कि आपके जो भाषा में नोम चॉम्स्की जी हैं और लेव वाइगोत्स्की है, ये दोनों ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेव वाइगोत्स्की जो पूछा है तो सीधे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भाषा। अगला है फ्रेंड्स कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के साथ-साथ और किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ठीक है, तो जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है और किसने दिया है? तो आपका राइट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा? जीन पियाजे। ओके फ्रेंड्स, देखिए, जो आपके अ,
हाँ, देखिए कौन है लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक है? इन्होंने नैतिक विकास को सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों की खोज की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया था, ठीक है? और जो आपके देखिए जीन पियाजे साहब हैं, उन्होंने नैतिक विकास को एक रचनावादी प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या है हमारा? देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक को अपनी शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में किस प्रकृति का होना चाहिए? ठीक है, जो आपका एक अध्यापक है शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों के बारे में वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर है दृढ़, गैर लचीला, लचीला, अनजान। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर लचीला, ठीक है? जो आपका अध्यापक है उसे लचीला और सुनम्य, ठीक है? ऐसा ही होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना प्रायः क्यों की जाती है? ठीक है, पहला है आपका ऑप्शन कि कौशल की विस्तृत श्रृंखला को मापने को उनकी क्षमता। दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित। तीसरा है बुद्धि पर सामाजिक प्रभाव का अवबोधन। चौथा है संज्ञान पर भावनाओं के प्रभाव का अतिशय प्राक्कलन। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका सबसे करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष रूप से पश्चात संस्कृति के प्रभाव से ग्रसित, ठीक है? देखिए जो बुद्धि परीक्षण होता है वो अधिकांश आलोचनाओं ने उनकी जो सामग्री पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए आपका कथन और तर्क वाले क्वेश्चंस है, ठीक है? देखिए हमारा कथन क्या है कि जब कोई विद्यार्थी किसी दिए गए प्रश्न का हल ढूंढने की प्रक्रिया से जूझ रहा है तो अध्यापक उसे अपने विचार मौखिक तौर पर अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये तो बिल्कुल ही बिल्कुल आपका करेक्ट है, ठीक है? और इसके आगे देखिए क्या है? तर्क, ठीक है? ये आपका देखिए करेक्ट है तर्क, लेकिन क्या है कि अधिगम तब अधिक प्रभावशाली होता है जब अध्यापक विद्यार्थियों से सफलता की कम से कम अपेक्षा रखता है। ये आपका सही नहीं है फ्रेंड, ठीक है? जो अध्यापक होता है वो कम से कम अपेक्षा नहीं रखता है विद्यार्थियों से, ठीक है? वो चाहता है कि हमारे विद्यार्थी बहुत ही आगे जाएँ, वो और अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है? तो यहाँ पर आपका देखिए ए कथन जो है वो सही है, बट जो आर है तर्क वो गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए दोनों सही है, ये तो गलत हो जाएगा। दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए थर्ड है कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है? तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन है देखिए कि जेंडर डैश निर्मित है जबकि लिंग निर्मित है। तो देखिए फ्रेंड्स हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि जो हमारा जेंडर होता है वो सामाजिक होता है, ठीक है? सोसाइटी वाले जो होते हैं उसे जेंडर बना देते हैं कि नहीं ये लड़का है तो ये लड़की है, ठीक है? लेकिन जो हमारा लिंग होता है वो जैविक यानी कि बायोलॉजिकल होता है। आइए हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जेंडर है तो ऑप्शन दिया है सामाजिक जैविक, सामाजिक नैतिक, नैतिक सामाजिक, चौथा है आपका जैविक सामाजिक। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का आपका वो सामाजिक और जैविक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि एक अध्यापक को सभी के लिए अधिगम सहज सुगम बनाने के लिए अधिगम प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? ठीक है, जो एक अध्यापक है वो सभी के लिए अधिगम, ठीक है, सहज और सुगम बनाने के लिए प्राथमिकताओं में वैयक्तिक भिन्नता के प्रति उसे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहला ऑप्शन है उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, महत्वपूर्ण मानना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है उनको अनदेखा करना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। उनको मिटा देना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। भाई मिटाना क्यों है? दमन करना चाहिए, ये भी गलत है। आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 उन्हें महत्वपूर्ण मानना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ठीक है, आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों के अंकों की व्यापकता का पता लगाना, ये पहला ऑप्शन है और ये गलत हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थियों की व्यापकता का पता लगाना ये आपका सही ऑप्शन नहीं है। इसका आकलन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। ठीक है, दूसरा है आपका विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति के प्रति समझ बनाना। ये तो ठीक लग रहा है बट आइए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका संभाव्य असफल और सफल विद्यार्थियों की पहचान करना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचान करना यह आकलन का मुख्य उद्देश्य नहीं है, ठीक है। और चौथा है विद्यार्थी को ग्रेड मान देना, जहां पे आपका ग्रेड माना जाए ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि ये निगेटिव है ग्रेड देना बच्चों को। हमारे एनसीईआरटी ये नहीं कहती है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन 15th है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपको देखिए कौन सी ऐसी प्रविधि है जो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करती है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर फ्रेंड, प्रश्नों को तुरंत उत्तर देने के लिए कहना, ये गलत है आपका। प्रश्नों को तुरंत उत्तर देने के लिए कहना ये समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करती। दूसरा है विद्यार्थियों को विमर्श हेतु समय देना, ये कुछ हद तक ठीक है, बट आगे हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यार्थी से बंद अंत वाले प्रश्न पूछना, देखिए फ्रेंड्स जब भी विद्यार्थी से पूछे तो खुले अंत वाले प्रश्न, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया को निरुत्साहित करना, देखिए फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विद्यार्थियों में परस्पर अंतःक्रिया होती है उसे उत्साहित करना चाहिए, न कि निरुत्साहित करना चाहिए। ओके, तो देखिए आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑप्शन 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुविधा वंचित समूहों से, ठीक है, जिन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, सुविधा वंचित समूह से जो है उनसे संबंध, ठीक है, देखिए हम फिर से बोल दे रहे हैं एक बार आप लोगों के लिए कि सुविधा वंचित समूहों से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, जो समूह सुविधा वंचित जो बच्चे हैं जो कि उन्हें देखिए विशेष प्रकार की जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, ठीक है, जो उन समूहों से आ रहे हैं, तो उनसे संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को समावेशन में किसके द्वारा अवरोध उत्पन्न होता है। पहला है रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, ये तो देखिए आपका करेक्ट सही होगा। ठीक है, रूढ़िवादिता सबसे ही आपका एकदम खराब होता है। ठीक है, उससे जो समावेशन है उसमें बहुत ज्यादा ही उससे व्यवधान होता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा बाल केंद्रित उपागम, ये तो सही है। रचनात्मक आकलन, ये भी सही है। सॉरी, और व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखना, तो आपका देखिए सबसे करेक्ट ऑप्शन यही होगा, रूढ़िबद्ध और स्थापित धारणाएं, इसी से आपका जो व्यवधान होता है, यानी कि अवरोध उत्पन्न होता है, किसमें, समावेशन में। ठीक है, विद्यार्थियों के समावेशन में। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स की पठन वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किस कौशल में चुनौती का कारण बनता है या फिर कारण देता है। ठीक है, तो देखिए पठन वैकल्य से जाहिर सी बात है आपकी डिसलेक्सिया से। ठीक है, तो वो देखिए स्केच बनाना, वाचन, देखना, सुनना, तो यहाँ तक हमने आपको बताया फ्रेंड डिसलेक्सिया पठन वैकल्य से, तो यहाँ पर आपका वाचन का कारण बनेगा वो। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्या है। फटाफट से हमने 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट करना है। पिछली वीडियो में देखिए जो हमने इन्वायरमेंट का क्लास लिया था उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए हमने अपना जो क्वेश्चन था वो पूरा टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाया है 30, लेकिन हम लोग जो सीडीपी के आपके क्वेश्चन है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए फ्रेंड्स है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को सहजता के साथ शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। ठीक है, दृष्टिबाधित विद्यार्थी यानी कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है, सहजता से शामिल करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है जितनी अधिक संभव हो सके अधिक सूचनाएं दे। फ्रेंड्स देखिए अधिक सूचनाएं देने से बच्चा जो है सहजता से शामिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है आपकी सूचना को। ठीक है, दूसरा है आपका कक्षा में समर्थक उपकरणों का प्रयोग बाधित करना चाहिए। देखिए जो भी फ्रेंड्स आपके समर्थक उपकरण हैं उससे भी जब बच्चा देख ही नहीं सकता है तो सीखने का तो बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, तीसरा है लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना। ये आपका सही हो सकता है कि जो लिखित सूचनाएं हैं उसको मौखिक रूप से आप संप्रेषित करें, ताकि जो दृष्टिबाधित बच्चा है देखिए वो देख भले ही नहीं सकता बट वो सुन तो सकता है। अगला ऑप्शन है आपका इन विद्यार्थियों को केवल बहुत ही सरल कार्य से कार्य देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया जहां पर केवल आएगा वो आपका निगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, लिखित सूचनाओं को मौखिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आइए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वलीनता विकार से जूझते, ठीक है, स्वलीनता विकार से जूझते विद्यार्थियों की प्रतिनिधिक पहचान विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। पहला है उच्च रूप से विकसित सामाजिक कौशल, दूसरा है आवेगशीलता, तीसरा है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल, चौथा है औसत से ऊपर बुद्धि लब्धि स्तर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का, उसका सबसे करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन वो है अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो स्वलीनता से ग्रस्त होते हैं बच्चे
वो भाषा कौशल विकसित करने और दूसरों की कही हुई बातों को समझने में कठिनाई हो सकती है, ठीक है? स्वलीनता जो जिनमें होती है, वो दूसरों की भाषा को जल्दी समझ नहीं पाते। तो इसमें क्या हो जाएगा? अवरुद्ध संप्रेषण कौशल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि बच्चों में प्रतिभाशालिता, ठीक है? या फिर बच्चों में प्रतिभाशीलता किस प्रकार से परिलक्षित होती है? पहला है बुद्धि का निम्न स्तर, दूसरा है बोधगम्यता का उच्च स्तर, तीसरा है कार्यों की आसानी से छोड़ देना, यहाँ पे की लिखा है, यहाँ पर को होगा, ठीक है? कार्यों को आसानी से छोड़ देना, चौथा है आपका छोटे-छोटे कार्यों को ध्यान केंद्रित करके कर पाने की अक्षमता, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए आपका सबसे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा बोधगम्यता का उच्च स्तर, ठीक है? देखिए, प्रतिभाशीलता के तहत बोधगम्य रणनीतियों का उपयोग पाठ के बारे में बच्चों की समझ को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है? ओके? ताकि उन्हें पाठ के साथ जुड़कर सक्रिय पाठक बनने में मदद मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका कथन और तर्क वाले हैं, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा कथन क्या है कि विद्यालयों को नवीन विज्ञान के सृजन की ओर लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल आपका करेक्ट है फ्रेंड्स कि जो विद्यालय हैं उनको नवीन विज्ञान की सृजन की ओर, ठीक है, लक्षित पाठ्यचर्या पर बल देना चाहिए। और आपका देखिए तर्क क्या है, ये तो आपका करेक्ट है। तर्क क्या है, बच्चों में अध्यापक के सहयोग से नवीन विज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होनी चाहिए। ये भी देखिए आपका फ्रेंड्स बिल्कुल सही है कि जो बच्चों में बच्चों में जो अध्यापक का सहयोग है, ठीक है, उनको नवीन विज्ञान के सृजन और उनकी व्याख्या करने की क्षमता होगी, तभी देखिए जो लक्षित पाठ्यचर्या पर बल दिया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये देखिए आपके दोनों कथन और तर्क दोनों सही है, और जो तर्क है वो कथन का सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1। ए और आर दोनों सही है, जो ए है वो आर की सही व्याख्या करता है। ओके फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए, ठीक है? विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? पहला है सीखी गई सामग्रियों को ज्यों का त्यों कह देना, और ठीक है, और दूसरा है पाठ्य पुस्तक से सीखना, तीसरा है संदर्भ रहित अधिगम, चौथा है रचनात्मक अधिगम। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विद्यालयों को किस पर बल देना चाहिए? रचनात्मक अधिगम पर, ठीक है? रचनात्मक अधिगम में शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय विज्ञान का निर्माण भी करते हैं, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है? प्रेरक अधिगम परिवेश सृजित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है आपका फ्रेंड्स कि स्व अधिगम के लिए अवसरों को कम कर देना। यहाँ पर अवसरों को कम नहीं करना है, ठीक है? दूसरा स्व आकलन हेतु अवसर देना, ये तो देखिए सही लग रहा है। अगला ऑप्शन है विद्यार्थियों में प्रतियोगी भावना को बढ़ावा देना, ये गलत है आपका। प्रतियोगी भावना को बढ़ावा न देकर बच्चों को एक साथ मिल कर के उन्हें जो प्रेरक अधिगम परिवेश है वो देना चाहिए, ठीक है। चौथा है आपका मानकीकृत पाठ्यचर्या को अनुसरण करना, ये भी आपका नहीं होगा। सबसे सटीक और सही आंसर आपका क्या हो जाता है? स्व आकलन हेतु अवसर देना। हमने जहाँ पे फ्रेंड्स कहा है आपको अवसर देने के लिए, ये आपका पॉजिटिव आंसर हो जाता है, ठीक है। आइए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन फिर से आपका देखिए फ्रेंड्स कथन और तर्क वाले हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कथन आपका क्या है कि अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों को योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। देखिए ये आपका बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स कि जो अध्यापक है उसको चाहिए कि जो आपका विद्यार्थी है, ठीक है, उसको योग्यता का सत्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। जो आपका अध्यापक है विद्यार्थी की जो अगर योग्यता अच्छी है, ठीक है, तो उसको विकसित करने में और भी अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला देखिए तर्क क्या है आपका कि योग्यता की अस्तित्व संबंधी परिप्रेक्ष्य विद्यार्थियों को अधिक प्रभावशाली तरीके से सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। ये देखिए सही है, ठीक है, लेकिन जो ये आर फ्रेंड्स है ये आपका ए का जो व्याख्या है वो सही नहीं कर रहा है, आर, ठीक है। तो आपका देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। यही क्वेश्चन का आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है, ठीक है। इन चारों में से बताना है कि किसके द्वारा समस्या समाधान में अवरोध पैदा की संभावना है। पहला है प्रकार्यात्मक स्थिरता, दूसरा संज्ञानात्मक सुनम्यता यानी कि लचीलापन, तीसरा है अपसारी चिंतन, चौथा है विमर्शात्मक लेखन। देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर आपका अवरोध पैदा कर सकता है वो आपका सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रकार्यात्मक स्थिरता, ठीक है। प्रकार्यात्मक स्थिरता एक संकीर्ण मानसिकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फिर एक से आपका कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स कथन वाले तर्क वाले जो कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है ये बहुत बार आपके ऑनलाइन शिफ्ट में पूछे गए हैं और एक एक सेट में 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए एक एक सेट में आपके 5-5 सब्जेक्ट है, तो पांचों सब्जेक्ट के अगर 2-2 क्वेश्चन आपके आ गए तो 10 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 26 का कथन क्या है। अध्यापकों को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करें और उनको अनदेखी करने के बजाय उस पर चर्चा करें। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए आपका बिल्कुल सही है कि जो आपके अध्यापक हैं, ठीक है, वो विद्यार्थियों की भ्रांतियां यानी कि जो वो गलत चीज सोच रहे हैं उनको अनदेखी न करें बल्कि उन पर चर्चा करें, ठीक है। और आपका तर्क क्या है इसमें देखिए कि ये भ्रांतियां वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है जो अक्सर विद्यार्थी अपने परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं और ये अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी आपका करेक्ट है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर कि देखिए जो भी भ्रांतियां वो वैकल्पिक अवधारणाओं के रूप में है, ठीक है। जो अक्सर विद्यार्थी क्या होते हैं कि अपने परिवेश जो उनके अगल बगल के आस पड़ोसी होते हैं उनके साथ वो अंतःक्रिया करके आधार बना लेते हैं, ठीक है। ये अधिगम प्रक्रिया में अर्थपूर्ण है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन आपका यही हो जाएगा पहला ही कि ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। आइए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देख लेते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स भावनाएं, ठीक है, भावनाएं क्या है इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या है। भावनाएं पहला ऑप्शन है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपका गलत है, ठीक है। जो हमारी भावनाएं होती हैं वो निर्धारित करती हैं, ठीक है, कि हम स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं या फिर यह तय करते हैं कि हमारा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है, ठीक है। तो दूसरा है ऑप्शन आपका कि अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, ये भी देखिए ऑप्शन गलत है आपका। तीसरा है अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं साथ ही साथ स्मृति को भी, ये देखिए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौथा भी देख लेते हैं, न तो अधिगम को प्रभावित करते और न ही स्मृति को, ये भी गलत है आपका। देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, पहला ऑप्शन है अप्रासंगिक हो, दूसरा है बिना किसी चुनौती वाला हो, तीसरा है उनके जीवन में संबंधित हो और चौथा है आपका कि बहुत ही अमूर्त हो। तो देखिए फ्रेंड जो विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं उनका यदि कार्य कैसा हो तो उनका देखिए अगर कार्य उनके जीवन में संबंधित हो, ठीक है, तो वो और भी अच्छे प्रकार से अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है। आइए आपका सॉरी लगता है 29 क्वेश्चन क्रॉप हो गया है। चलिए हम लोग 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है। इन चारों में से फ्रेंड्स आपको बताना है कि अधिगम में बाधा किससे उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है आपका पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, दूसरा है विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का भाव, तीसरा है बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन, चौथा है आपका रचनावाद पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियां। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो देखिए फ्रेंड्स उसका राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, एक मिनट, विद्यालय संस्कृति से विमुखता का भाव, ठीक है। यही आपको जो अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। विद्यालय संस्कृति विमुखता का भाव यही आपको बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स स्कूल संस्कृति स्कूल में हर निर्णय और कार्यवाही को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल की नेतृत्व शैली से लेकर के शिक्षकों द्वारा पाठ्यक्रम सामग्री चुनने और छात्रों के साथ बातचीत करने के तरीके तक, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी खत्म हो रही है। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग अपने अगली हिंदी के क्लास में। ओके, थैंक यू।